सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, झूठ गुनाह है, बीमारी है, लानत है। झूठों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं, क्योंकि झूठ आपको पता है जो तमाम बुराइयाँ होती हैं उसकी जड़ समझ लें। झूठ सिर्फ मेरे ख्याल से वक्ती फ़ायदा पहुँचा सकता है किसी को अगर कोई समझता है, लेकिन तवील अरसे के लिए ये जो झूठ बोला जाता है ना, जो वक्ती फ़ायदे के लिए बोला जाता है, ये गले की हड्डी बन जाता है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते, इसीलिए झूठ लंगड़ा होता है जिसने ठोकर खाकर गिरना ही होता है, चाहे जल्दी गिरे चाहे बाद में गिरे, और फिर इसी झूठ के दामन से सच सामने आ ही जाता है। झूठ अगर मैं कहूँ कि धोखे की किस्म है तो गलत नहीं होगा, झूठ फरेब है गलत नहीं होगा। झूठ किस हद तक खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, ज़रा ये सुनिएगा। एक बार एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना चाहता हूँ, मगर मैं शराब नोशी, बदकारी, चोरी और झूठ जैसी बुराइयों में मुब्तला हूँ। और लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों को हराम कहते हैं, जबकि मुझ में इन तमाम चीज़ों के छोड़ने की ताकत नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर राज़ी हो जाएं कि मैं इनमें से किसी एक चीज़ को छोड़ दूं, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को तैयार हूँ। ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसने इस बात को कबूल कर लिया और मुसलमान हो गया। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गया तो उसे शराब पेश की गई। उसने सोचा कि अगर मैं शराब पी लूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे शराब पीने के मुतालिक पूछा और मैंने झूठ बोल दिया तो क्या होगी, वादा खिलाफ़ी होगी, और अगर मैंने सच बोल दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर हद कायम कर देंगे। ये सोचकर उसने शराब नहीं पी, छोड़ दी शराब। फिर उसे बदकारी करने का मौका मिला तो उसके दिल में फिर यही ख्याल आया, उसने इस गुनाह को भी छोड़ दिया। अब इसी तरह चोरी का मामला हुआ, लेकिन उसने चोरी को भी छोड़ दिया। फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे झूठ छोड़ने का बहुत अच्छा मशवरा दिया कि जब मैं झूठ बोलने से बचा तो मुझ पर तमाम गुनाहों के दरवाजे खुद ही बंद हो गए। अब नाज़रीन, आप इससे ज़रा अंदाज़ा लगाएं इस पूरे वाक़े से कि झूठ क्या वाकई तमाम गुनाहों की जड़ नहीं है? झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है। आप झूठ बोलना छोड़ दें, बहुत से गुनाह खुद ही छूट जाएंगे। और झूठ से हर सच्चा इंसान नफ़रत करता है, हर सच्चा इंसान। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ चूंटियाँ भी झूठ से नफ़रत करती नजर है। ज़रा सोचिए कि चूंटी भी झूठ से अगर नफ़रत करे तो क्या बात है। किस्सा कुछ यूँ है कि एक दिन दरख्त के नीचे एक शख्स बैठा हुआ था। उसने एक चूंटी को देखा जो एक टिड्डी के पर के पास आई और उसको उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कह लें कि कोशिश के बावजूद भी पर नहीं ले जा सकी। कई बार कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो चूंटी अपने बिल की तरफ दौड़ी और थोड़ी देर में वहाँ से चूंटियों की एक फ़ौज लेकर नमूदार हो गई। उनको लेकर उसी जगह पर आ गई जहाँ उसको टिड्डी का पर मिला था। अच्छा, वो उन चूंटी के ग्रुप को लाकर समझ ले कि पर ले जाना चाहती थी। चूंटियों के उस जगह पहुँचने से पहले दरख्त के नीचे एक शख्स बैठा हुआ था और उसने वो पर उठा लिया। तो उन सब चूंटियों ने वहाँ उस पर को तलाश किया, लेकिन पर ना मिलने पर सब वापस चली गई। अच्छा, एक चूंटी वहीं रही और ढूंढने लगी जो शायद वही चूंटी थी। इस दौरान उस शख्स ने वो जो पर था ना, वो दोबारा उसी जगह पे रख दिया। अच्छा, चूंटी इस बार भी उसको दोबारा वही पर मिला और वो एक बार फिर दौड़ कर अपने बिल में चली गई और पहले के मुकाबले में इस दफ़ा क्या किया कि ज़्यादा देर के बाद पहले के मुकाबले में कुछ कम चूंटियों को लेकर आई, यानी ज़्यादातर चूंटियों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था, इसलिए नहीं आई उसके साथ। अब इस बार जब वो उनको लेकर उस जगह के करीब पहुंची तो उस शख्स ने वो पर फिर से उठा लिया और सब चूंटियों ने उसको दोबारा काफ़ी देर तक तलाश किया, लेकिन पर ना मिलने पर सभी वापस चली गई और फिर हस्बे साबिक एक ही चूंटी वहाँ उस पर को ढूंढती रही। इस दौरान क्या हुआ जी कि इस दौरान दरख्त के नीचे बैठे शख्स ने एक बार फिर वही पर उसी जगह रख दिया,
तो उसी चूंटी ने उसको ढूंढ लिया और अपने बिल की तरफ एक बार फिर दौड़ कर गई, मगर इस बार काफ़ी देर के बाद सिर्फ 7 चूंटियों को लेकर आई। और तब ये सारा तमाशा देखने वाले शख्स ने उस पर को फिर उठा लिया और चूंटियों ने काफ़ी देर तक पर को तलाश किया और ना मिलने पर इस बार गुस्से से उसी चूंटी पर हमला कर दिया, उसको मार दिया। यानी कहने कि सारी चूंटियाँ झूठ बोलने पर उस एक चूंटी से नाराज़ हो गई। अच्छा, उस वक्त उस शख्स ने वो पर उन चूंटियों के बिल्कुल दरमियान में रख दिया। अच्छा, जैसे उन चूंटियों को वो पर मिला तो वो सारी फिर उस मुर्दा चूंटी के पास जमा हो गई जिसको मार दिया। और ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो सब चूंटियाँ एक दूसरे से कहने लगी कि तुम्हें भी लग रहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे भी लग रहा है तुम शर्मिंदा हो। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई कि उन्होंने एक बेगुनाह चूंटी को कत्ल कर दिया गलतफहमी में। अब इस कहानी को सुनने के बाद ये बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने चूंटी जैसे छोटे जानवर की फितरत में भी झूठ से नफ़रत और झूठे की सज़ा रखी हुई है। अच्छा, झूठ से नफ़रत मेरे ख्याल से फितरत का हिस्सा है और कीड़े मकोड़े भी झूठ से नफ़रत करते हैं। अब सवाल ये कि क्या ये कीड़े मकोड़े उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो दिन रात झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं? यानी इंसान अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक से अशरफ, बरतर, बेहतर फजीलत है आपको, और इसके बावजूद आप झूठ बोलें, धोखा दें, फ़रेब दें, तो फिर आपसे बेहतर तो वो कीड़े मकोड़े ना हुए जो झूठ से नफ़रत करें। क्या हम में इन चूंटियों के बराबर भी शाऊर और गैरत नहीं है कि हम झूठों को मुस्तरद कर सकें? अब वफाकी हुकूमत झूठ का व्यापार करने वाले सहाफ़ियों के गिर्द, ज़रा गौर से सुनिएगा, जो ये झूठ का मंजन बेचते हैं, चूरन बेचते हैं, ऐसे सहाफ़ी, वफाकी हुकूमत ऐसे झूठ का व्यापार करने वाले सहाफ़ियों के गिर्द घेरा तंग करने जा रही है। अब ऐसे नाम नेहाद सहाफ़ी जो या तो बग़ैर तहकीक किए झूठ फैलाते हैं या फिर जानते बूझते हुए जानबूझ के झूठ बोलते हैं किसी वक्ती फ़ायदे के लिए। 100% बात है कि वक्ती फ़ायदा लेते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं। और वक्ती फ़ायदा मैंने क्यों कहा कि वो फ़ायदा वक्ती ही होता है, वो वक्ती फ़ायदा ही होता है। इसलिए ज़ाहिर सी बात है कि इन लोगों के पेट में कह लें कि मरोड़ उठते हैं, इसलिए कि उनकी सहाफ़त झूठ से चमकती है, उनका चूरन बिकता ही झूठ से है, उनका मंजन बिकता ही झूठ से है, और उनकी जेबें भी कह लें कि यही झूठ भरता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे ही कुछ अनासर की वजह से जो मीडिया है ना, बेलगाम घोड़ा बनता जा रहा है। बेलगाम घोड़े का मतलब समझते हैं ना आप नाजरीन? यानी झूठ और सच में तमीज़ करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में हुकूमत मीडिया में इस्लाहात लाना चाहती है, लेकिन अक्सर मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ, लंडे के लिबरल्स, और मैं बार बार जब भी इसका जिक्र करती हूँ तो मैं ये कहना नहीं भूलती कि कराची के कुछ दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, कहते थी लंडा बोला था आपने, कराची पर इसको लुंडा बाज़ार कहते हैं। तो कराची के मुताबिक लुंडे के लिबरल्स और हमारे पंजाब यानी लाहौर के मुताबिक लंडे के लिबरल्स। ये जो लंडे के लिबरल्स हैं ना, उनको ये बात हज़म नहीं हो रही और वह हुकूमत के इस इक़दाम को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे रहे हैं। एक तो ज़रा उसी को बात होती है, इनको लगता है आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया। यानी ऐसे लोगों पर जब भी कोई मुश्किल पड़ती है या इनकी औकात खुलकर सामने आने लगती है तो सिर्फ एक नारा लगाते हैं मिलके, आज़ादी सहाफ़त पर हमला हो गया, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। मैं वैसे हैरान होती हूँ कि अभी इनको बोलने की आज़ादी नहीं है, मतलब अभी भी इन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर बोलने की आज़ादी हो तो फिर पता नहीं क्या करें। अब हुआ क्या था, हुआ कुछ यूँ कि वफाकी हुकूमत दुश्मन की ज़बान बोलने वाली लंबी ज़बानों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक बिल लाने जा रही है। अब इस बिल में होगा क्या, सहाफ़ियों से मुतालिक हुकूक समेत जो झूठी खबर देने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी ना, उसकी शिकें रखी गई हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में बताया, वो कहते हैं जी कि जो ये बिल होगा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को ऑर्डिनेंस नहीं बल्कि बिल के ज़रिए ला रहे हैं। अब इस बिल को असम्बली में लाकर बाकायदा बहस की जाएगी और इस बिल के ज़रिए हुकूमत जाली ख़बरों को रोकना चाहती है, लेकिन कुछ अनासर इसको आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देकर इस बिल में कहते हैं रोड़े अटका रहे हैं या फिर इस बिल को जानबूझकर मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। और कुछ झूठ का सहारा लेने वाले जो सहाफ़ी हैं वो ये चाहते हैं कि जी मीडिया को बेलगाम घोड़ा रहने दिया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब सब इदारों का एहतसाब हो सकता है, एक सवाल है, तो मीडिया का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? मीडिया का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, अब वज़ीर इत्तलात साहब ने कहा है कि जी बिल का सारा जो फ्रेमवर्क है वो दे दिया है और इस बिल को सहाफ़ियों से भी शेयर किया जाएगा। अच्छा, पंजाबी में कहावत है कि पिंड बसिया नहीं
ते उचक्के पहले पड़ गए। अब मैं आपको ज़रा इसका उर्दू तर्जुमा करके बता देती हूँ जिनको पंजाबी नहीं आती है। कहते हैं जी गाँव अभी पूरे तरीके से बसा नहीं, लेकिन चोर पहले ही गाँव को लूटने पहुँच गए। अभी यानी वफाकी हुकूमत ने सिर्फ इस बात का ऐलान किया था कि मीडिया के हवाले से एक बिल असम्बली में पेश किया जाएगा। अब पता नहीं वो बिल असम्बली से पास होता भी है नहीं। पहला सवाल तो ये कि पास होगा या नहीं। लेकिन वो जो झूठ के ईंधन से अपनी सहाफत की गाड़ी चलाने वाले हैं ना, उनकी जान को पहले बन गई, उन्हें तो अपनी पड़ गई ना। अब मेरा इस बिल पर एतराज़ उठाने वालों से एक सवाल है कि आप लोग झूठ से अपनी जेबें तो भर लेंगे, लेकिन क्या आपकी ये कमाई जायज़ होगी? आपको सुकून की नींद आती है क्या? सुकून की नींद कैसे आ सकती है झूठी खबर देने वाले को? सुकून की नींद कैसे आ सकती है जब आप अपनी रोज़ी रोटी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, रोज़ी रोटी के अड्डे पे बैठ के आप झूठ बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और ये जो आप लोगों की कमाई है ये बिल्कुल बिल्कुल 100% हराम होगी, और आप उसी हराम रोज़ी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अब इन नाम नेहाद लंडे के सहाफ़ियों को, लंडे बाज़ार के सहाफ़ियों को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है। शायद अगर एहसास होता तो झूठ पर पाबंदी लगने से ये लोग नाराज़ नहीं होते, बल्कि खुश होते कि चलें शुक्र है ये झूठ का कारोबार तो बंद करेंगे इस तरह के लंडे के सहाफ़ियों का। लेकिन अब जो एहतजाज कर रहे हैं ना, ज़रा ये भी सोचिएगा, जो इस बारे में बात कर रहे हैं उसको ही बात इतनी क्यों चुभ रही है, उसको बिल इतना क्यों चुभ रहा है? क्यों? वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। समझ रहे हैं अब नाज़रीन? अब मेरे ख्याल से झूठ बोलने वालों का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। जो ज़्यादा उछल के आपको उछलते दिखाई देंगे ना, सबसे बड़े झूठे वही होंगे, समझ लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो झूठी खबरें फैलाकर ये बेचारी अवाम की नफ्सियात के साथ खेलते हैं, जो हमारे नाज़रीन है ना उनकी नफ्सियात के साथ ये लोग खेलते हैं, और ये अवाम में बेचैनी फैलाते हैं, बेचैनी फैलाने का बाकायदा सबब बनते हैं, अवाम को गुमराही के रास्ते पर लेकर जाते हैं, और इन्हीं लोगों का हाथ होता है अवाम बेचारी को कन्फ्यूज़ करने में। अब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, ये बिल झूठी खबरें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ इनको जुर्माने और सज़ाएँ देने के हवाले से है, लेकिन सितम है ना कि जी इनको इस बात पर भी एतराज़ है। अब ये बस ज़िद हैं कि नहीं हमने झूठ ही बोलना है, और ख़बरदार कोई हमारी इस्लाह की तरफ जाए, ख़बरदार हमें झूठ बोलने से कोई रोके। मतलब यही इनका वतीरा है ना कि बोलने दें हमें झूठ, हम बोलेंगे झूठ, रज के बोलेंगे झूठ। अच्छा, झूठ बोलने वालों पर जुर्माना या सज़ा हो तो उस पर भी एतराज़ है। अब मेरे ख्याल से इन झूठे सहाफ़ियों को ना शर्म से डूब मर जाना चाहिए, लेकिन इनको शर्म दिलाए कौन? ऐसे लंडे के सहाफ़ियों को शर्म दिलाए कौन? अब ये भी बड़ा सवाल है। ये लोग अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं है, यानी मानने को तैयार नहीं है कि हम झूठी खबरें नहीं देंगे, तस्दीक करके खबर देंगे, अवाम तक पहुंचाएंगे, यानी अपनी इस्लाह तो करनी नहीं है ना। अच्छा, यूरोपीय यूनियन और बाकी दुनिया में झूठी खबर देने पर आपको पता है सख्त तरीन सज़ाएँ हैं, और ये जो बिल है ना ये बेसिकली जाली खबरें फैलाने वालों को सज़ा तजवीज़ करेगा। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए सज़ा ऐसे लोगों को जो झूठ का मंजन बेचते हैं, झूठ का चूरन बेचते हैं। लेकिन अभी आज़ादी सहाफ़त की आड़ में छुपने वाले कहते हैं कि जी हम जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, साड़ी मर्जी, जिन्ना मर्जी झूठ बोलिए, क्यों कोई पूछने वाला ना हो? क्या ये जो लिबरल्स हैं ये आसमान से उतरे हुए हैं? क्या ये लोग जो हैं, ये लंडे के जो लिबरल्स हैं, लंडे के सहाफ़ी जो हैं, लंडे बाजार के सहाफ़ी जो हैं, क्या जो कानून है ये कानून से बालातर? और अगर कोई असल खबर देने की बजाय लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में घुस जाए, अच्छा मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब ये ज़ाती ज़िंदगी में घुस जाते हैं। यानी अब सुनिएगा ज़रा गौर से नाज़रीन, यानी कोई किसी के अच्छे भले घर में तलाक की खबर दे दे, वो तलाक हो गई, पहली बात है आपका मसला ही नहीं किसी की तलाक हो गई, अगर हो भी गई तो आपको क्या टेंशन है? अच्छा, बाद में खबर गलत निकले और झूठे सहाफ़ी फिर कहें कि हम माजरत करते हैं, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, जिसके बारे में बात की मुझसे माफ़ी मांगते हैं, और अभी मामला यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यानी सॉरी कर दी, माफ़ी मांग दी, और सॉरी करके चोरी और सीनाजोरी को महारत के साथ कवर करके खुद को बचा लिया। ऐसा खेल अब नहीं चलेगा। अच्छा, जैसे सोशल मीडिया उस पर झूठी खबरें चलती हैं तो उसको डिलीट करने का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन जो कुछ एक बार टीवी स्क्रीन पर चल जाए तो उसको वापस क्या लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। कोई भी कानून बनता है तो सब इकट्ठे होकर उस कानून की मुखालफत करने लगते हैं, और सहाफ़त की आज़ादी पर हमला हो गया, आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो गया, ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। इखलाकियात और कानून से कोई भी ऊपर नहीं और ना होना चाहिए, लेकिन झूठी खबरें फैलाने वालों को ये तक नहीं पता
कि ये जो इखलाकियात है ना, कहते किससे, इसका मतलब क्या होता है? क्या आज़ादी सहाफ़त ये है? ज़रा सुनिएगा नाजरीन, क्या आज़ादी सहाफ़त ये है कि बग़ैर सबूत के किसी की खबर चलाओ कि जी उसका नाम GIT में आ गया, ठीक है, बग़ैर तस्दीक करके खबर चला दो कि जी फ़लाँ तो करप्ट है, करप्शन में मुलविस है? क्या झूठ बोलने वाले ये जो 3rd क्लास सहाफ़ी हैं, इनके नज़दीक ये आज़ादी सहाफ़त है कि जी जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दो, जिसकी चाहे इज्जत खराब कर दो, जिसकी चाहे मर्जी पगड़ी उछाल दो? क्या आज़ादी सहाफ़त इस बात का नाम है कि किसी की ज़बरदस्ती तलाक करा दी या फिर किसी की ज़बरदस्ती शादी करा दी और बाद में खबरें झूठी निकलें तो जाली खबरें देने वालों को पूछा भी ना जाए? फिर जाली खबरें फैलाने वालों ने अपने मुफाद के लिए कौमी सलामती के खिलाफ भी बात करने से गुरेज नहीं किया। और ये तो फिर हद हो गई ना। अब ताज़ा जाली खबर ये फैलाई गई जी, सुने ज़रा, कि जी मौजूदा हुकूमत के एक वज़ीर ने इसराइल का दौरा किया और बाद में ये खबर जाली निकली। अच्छा, मीडिया पर यह राग अलापा गया कि वज़ीर आज़म ने अपनी तनख्वाह में 8 लाख रुपए का इजाफा कर लिया, 1-2 लाख भी नहीं, सीधा 8 लाख, और बाद में ये खबर भी जाली निकली। फिर इसी तरह साबिक DG ISI का जाली मीडिया ट्रायल किया गया। मुल्क की सलामती का सौदा चंद जाली सहाफ़ियों ने किया, यहाँ तक कि अजमल कसाब को भी पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश की। अब सहाफ़त के नाम पर यह तक दावा किया गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी चीज़ें इस्तेमाल करता था। अब क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों को, किससे दुश्मनी कर रहे हैं ये, किससे दुश्मनी कर रहे हैं, किसके मुंह में अल्फाज दे रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि किसके डिक्टेशन पे बातें कर रहे हैं, किसके मुंह से अल्फाज लेके बोल रहे हैं ये। अब मैं ये बात क्यों ना करूं कि हमारी सफ़ों में मौजूद ऐसी काली भेड़ें दुश्मन के मुंह में ज़बान देने का जरिया बनती हैं, पता नहीं दुश्मन इनके मुंह में ज़बान देते हैं। भारत के 5th जनरेशन वॉर को ताकत देने का जरिया बनते हैं ये ऐसे सहाफ़ी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने में सबसे आगे, सबको पता है। और हमारे यहाँ सहाफ़त में मौजूद काली भेड़ें हैं ना, भारत के प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में मदद दे रही हैं। सोचें ज़रा, किससे दुश्मनी कर रहे हैं? अपने मुल्क से। अब ऐसे में अगर हुकूमत बिल के ज़रिए इन बेलगाम घोड़ों को लगाम डालना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ गलत जो है ना वो ख़त्म होगा, कुछ सही होगा, एक अच्छा ट्रेंड सेट होगा यहाँ पे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। मैं भी सहाफ़ी हूँ, मैं भी प्रोग्राम करती हूँ, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुल्क और कौम की खिदमत करना। वरना ये जो सस्ती शोहरत है ना, ये लेना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन जो सस्ती शोहरत है ना, इसके भूखे लोगों का घेरा तंग होकर रहेगा। इनकी जो झूठ की फैक्ट्री है ना, ये बंद होकर रहेंगी, क्योंकि एक दिन बेनकाब होकर रहता है। जहां हुकूमत का मुकाबला चंद बेलगाम सहाफ़ियों से हो रहा है, वहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी अब आमने सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपोजिशन मौका देखकर इस पर सियासत करने मैदान में कूद पड़ी है। और हुकूमती तर्जुमान ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुस्तरद करने पर अपने तासुरात भी दिए हैं। ये तासुरात ज़रा क्लिप में दिखाइएगा। मेरे ख्याल से ऐसे में ना तमाम ये जो लोग हैं, इनको सबको इदारों से उलझने के बजाय ना मिल बैठकर धांधली का जो मसला है ना, इसका कोई हल निकालना होगा, मिल बैठकर, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई है। सेनेट की कायमा कमेटी ने EVM समेत इलेक्शन एक्ट में बेशतर हुकूमती तरमीम है वो मुस्तरद कर दी। और दूसरी तरफ कायमा कमेटी के इजलास में वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती इलेक्शन कमीशन पर खूब बरस पड़े। आज़म सवाती ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का बाइस है, ऐसे इदारों को आग लगा दें। इन बयानात के बाद अपोजिशन रहनुमाओं की तोपों का रुख आज़म सवाती और PTI हुकूमत की जानिब हो गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने मुजम्मत करते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया मुस्तरद करने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धमकियों पर उतर आई है। और शहबाज शरीफ साहब मजीद क्या कहते हैं कि हुकूमत के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से दलील नहीं, धमकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज़म खान सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं उनकी मुजम्मत करते हुए हुकूमत से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा किया है। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर गिरती हुई सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ससी प्लीज जो सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया ससी ज्वाइन करने के लिए। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रहनुमा JUI, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए कामरान साहब। ससी, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी।
पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ात हैं, ये जो हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात का बिल है इस पर? और पीछे वुज़रा ये कहते हैं कि जी ऑपोजिशन चाहती नहीं है कि मुल्क में जो धांधली है उसको रोका जाए और रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया फिजा। देखें, इलेक्शन का मामला जो बड़ा ही हसास भी होता है, अहम भी होता है, और हमारी आपकी हमारे बड़ों की हमेशा से ये जदोजहद रही है। और जिनाब साहब ने कहा एक बंदा एक वोट, और ये पूरी जो तहरीक है, ये पूरी सियासी हलचल इसी हवाले से हुई है। जब इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट और फेयर होंगे, तभी लोगों के नुमाइंदे भी उस तरह से होंगे। तो चाहे हमारा सिविलियन साइड हो या मिलिट्री हो, जिसको बातें हुकूमत देखती है, तो वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। लेकिन उसकी बुनियादें अगर वो कमजोर होगी, यहाँ जो ये पहले तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उन्होंने बना दी, ऑर्डिनेंस लेकर आने की उन्होंने कम कोशिश की, फिर वो जो बिल लेकर आए उसमें जो भी थी अमेंडमेंट्स, वो मेजॉरिटी आइन से मुतसादिम थी। इलेक्शन कमीशन ने जब उस वक्त स्टैंडिंग कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में रखने की कोशिश की, उसको सुना ही नहीं गया। उन्होंने 219 पे भी बात की, 222 पे भी बात की, ओपन बैलेटिंग भी बात की, उन्होंने ईवीएम का भी जिक्र आया, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ चीजें थी। 2017 में भी जो एक्ट आया था, तो उसमें सारी पार्टीज ने बैठ कर कलेक्टिव विजडम के साथ रिकमेंडेशंस दी, कुछ आई कुछ रह गई। रिफॉर्म्स की तो जरूरत है, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए। अब ये जो हम सुन रहे हैं आज, जो तमाशा हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। अपोजिशन पार्टीज ने स्टैंडिंग कमेटी, जिसको लास्ट टेन्योर में मैं चेयर कर रही थी, तो बड़ी जबरदस्त चीजें हमने की। वोट रजिस्ट्रेशन से लेकर खवातीन के जो जेंडर गैप को कम करने के हवाले से, ओवरसीज में आई वोटिंग के जो घपला होने वाला था, उसका पायलट प्रोजेक्ट नाकाम था, उसको एक्सपोज करने में हमारी कमेटी ने, इसी पार्लियामेंट कमेटी ने बड़ा रोल अदा किया, जिसमें वलीद इकबाल, फारूक नायक साहब, परवेज रशीद जैसे जानीदा लोग, आरटीएस के लिए हमने बड़ी एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बढ़ाई। लेकिन आज जो हुआ है, ऐसा तमाशा तो कभी नहीं हुआ कि आप अपने ही इदारे इलेक्शन कमीशन पर न सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क तो मुख्तलिफ अदवार में भी मुख्तलिफ पार्टीज ने लगाए होंगे, लेकिन मेरी खुद इलेक्शन चोरी हुई, क्या मैंने उनको इलेक्शन कमीशन को गद्दार कहा? नहीं किया। हमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, लेकिन ये कहना, धमकियां देना, पूरे एक डेमोक्रेटिक नॉर्म को आप चैलेंज कर दे और आप अपना उसका जो है कान से आप लेकर चलाने की कोशिश करें, ये इस तरह नहीं होता। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। आज इस कोशिश को अपोजिशन ने कम से कम स्टैंडिंग कमेटी में नाकाम बनाया, एक्सपोज किया इस गवर्नमेंट को। इलेक्शन कमीशन चाहे ओवरसीज के हवाले से जो तहफुजात हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं, उस पर भी हमने बड़ी बैठक की। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि इस पर रिपोर्ट दें, तब भी हमने कहा कि यह हैक हो सकता है। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन किसी और मुल्क से बैठकर कोई हैक करे तो उसको हम ट्रांसपेरेंट कैसे कह सकते हैं, आप बताएंगे? तो बड़ा एक हसास मामला है। ईवीएम जो है ये खुद एक मशीन से भी बंद हो सकती है, जो प्री पोल रिगिंग को नहीं रोक सकती, पोस्ट पोल रिगिंग को नहीं रोक सकती, वोटर रजिस्ट्रेशन नादरा के मामला वो तो नहीं कर सकते। बहरहाल ये पूरा ढकोसला था। पीटीआई जो है वो असरअंदाज होने के लिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस अपनी पूरी जो है करने के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आपकी तो दोबारा आती हूँ, कामरान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपने ससी को भी सुना। अच्छा, पीटीएम के जलसे में मौलाना साहब ने कहा है, कामरान साहब के जी वो जूते की नोक पर रखते हैं हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात को। अब कामरान साहब, ऐसे फिर कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसका जो ख्वाब, अगर आप तमाम लोग एक पेज पर हुए ही नहीं तो कैसे हो सकता है? देखिए, ये पहली हुकूमत है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो एप्रीहेंड कर रहे हैं धांधली के लिए, और उसके लिए जो है ना वो रिफॉर्म्स जो है ना वो लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो ये हुकूमत जब हुकूमत में है तो भी इसको ये एप्रीहेंशन मौजूद है कि कोई कल कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाएगा। तो आप इससे मुल्क के जो है ना वो निज़ाम का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंतखाबी निज़ाम जो है उसमें किस तरह के रिज़ल्ट आते हैं। ज़ाहिर है वो घर का बेदी लंका ढाए। तो ये गवर्नमेंट को, जो सिटिंग लोग हैं, इनको पता है कि पहले क्या हुआ, क्या होने जा रहा है। तो वो इस तरह से जो है ना वो अपने आप को शायद बचाने के लिए अब मशीनों का सहारा ले रहे हैं, या उनमें मशीनों को किसी न किसी तरह से। तो बात यह है कि ये मामला कमेटी में भी तय नहीं होते। ये रिफॉर्म्स के, ये जो इलेक्शन को आपने अगला इलेक्शन करवाना है, ये पार्टियों की सतह पे तय होते हैं। और पार्टियां भी ये नहीं कि सिर्फ बड़ी पार्टियां तय करती हैं, उसमें जिनके पास इवन एक मेंबर होता है
उसको भी साथ बिठाते हैं ताकि उसकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन हो और सब मिलजुल के करें। ये कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में आज चलें ठीक है, आज एक्सेप्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है ना बिल को हमने टोटली एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट कर दी, ठीक है, मगर जो आपने अगर इसको लेजिटिमेसी देनी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, पार्टीज़ बैठेंगी। ये काम जो है वो कामरान बैठ के, सस्सी बैठ के ये तय नहीं कर सकते। ये बिलावल के, मौलाना साहब के, शहबाज शरीफ के उस लेवल के लोग बीच में बैठेंगे या उनके नामिनी बैठेंगे तो ये मामला सेटल होंगे। तो जब ये मामला गवर्नमेंट इस तरह से सेटल नहीं करना चाहती तो फिर यकीनन जो है ना इस तरह से बदमज़गी की बातें होंगी, और बदमज़गी जब होगी तो फिर उसमें आप बैड टेस्ट में तो सब कुछ चलता है, फिर एक दूसरे को जो है ना वो उस पर इल्ज़ामात भी लगेंगे और फिर इल्ज़ामात के साथ साथ जो है ना मज़ीद ख़राबियाँ भी होंगी। आज भी मामले को सुलझाना चाहते हैं ये मामला, मैं ये फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये मामला जो है ना मेरे और शशि के ये लेवल के नहीं है, ये बड़े लेवल के मामलात है और इसमें उन बड़े लोगों को बिठाना पड़ेगा। जब तक वो ख़ुद मौजूद नहीं होंगे, उनकी तरफ से या नामिनी उसमें मौजूद नहीं होंगे जो इख्तियार रखते हों इस फैसला करने का, उस वक्त तक ये मामला जो है ना वो तय नहीं होगा। ठीक है। अच्छा शशि, फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाबर रवान भी उनके साथ थे, आज़म सवाती साहब की हमरा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, क्या कह रहे थे कि जी इलेक्शन कमीशन की एक अजीब मंतक ये है कि पार्लियामेंट उनकी रहनुमाई नहीं कर सकती है कि इलेक्शन कैसे कराना है। तो पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या समझती है कि क्या पार्लियामेंट या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन कमीशन की रहनुमाई क्या वाकई नहीं कर सकते? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर माजी में आप लोग भी एतराज़ात उठाते रहे थे। देखें, जब कानून साजी हो जाती है ना, उसमें रूल्स के तहत सारे इदारे चलते हैं और ये ऑटोनोमस होते हैं, और ये तो एक न्यूक्लियस का रोल अदा करते हैं, खासकर इलेक्शन कमीशन। और जब रूल्स बन जाते हैं और एक एक्ट आ जाता है रिफॉर्म्स के हवाले से, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स, और आइन की जब अमेंडमेंट्स आती है तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो पार्लियामेंट में तो अपोजिशन जमायतें हो, गवर्नमेंट की उस वक्त उनका रोल जारी बात है। तो वो तो सबकी ये बात भी दुरुस्त है कि ये चीज़ें क्यों रोज़ रोज़ नहीं होती, उसके लिए कि पॉलिसी और पूरे मुल्क को उसके मारूज़ी हालात और सारे हमारे देखना पड़ता है। और यहाँ तो फेयर इलेक्शन की तलब आवाम को भी रही है और जो माशूर लोग हैं वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा इलेक्शन हो जिसमें आरटीएस की बात ना हो, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान पर उंगली कोई ना उठाए और कहे कि हाँ ये फेयर इलेक्शन हुए। लेकिन अगर उसमें तजाद भरी चीज़ें कि वन साइडेड फैसले करने, अभी जो मुश्तरका इजलास बुलाकर अगर ये अपनी करना चाहेंगे, 2-3 जो बैसाखियों पे ये खड़ी है हुकूमत, 2-3 लोगों को यहाँ वहाँ करके, तो ये एक तो इदारों को भी देखना होगा, पार्लियामेंट को भी देखना होगा कि ये फिर ये उंगली उठ जाएगी और ये चैलेंज चीजें हो जाएंगी। ये अहम तरीन, आपकी बात दुरुस्त है, ये अहम तरीन लेजिस्लेशन होती है, रोज नहीं होती। उसके हवाले, क्योंकि एक दफा रूल्स बन जाता है फिर इदारे जो इलेक्शन कमीशन खुद रेगुलेट करता है, चीजों को चलाता है, फिर उसमें जो भी इलेक्शन लड़ता है, जो भी पार्टी या जो भी बंदा, मेरी खुद इलेक्शन चोरी हो गई थी 2013 में, मैं 2 दिनों तक डिक्लेयर थी विनर और पता चला कि बोरियों में वो रंदी थी और उन्होंने कहा ये भी नहीं हुआ, फलां भी नहीं, 5 दफा हम लड़े हैं, मेरी फैमिली जीती है और अभी तक वो इलेक्शन कमीशन में 2013 की प्रूव नहीं कर सके कि जो है वो ये। तो इसमें क्या मैं कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन गद्दार है? क्या मैं कहूंगी कि पाकिस्तानी इदारे जो हैं आपके जो इलेक्शन करवाते हैं और उसमें जो है ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा? और खुद आई वोटिंग के हवाले से एक पायलट प्रोजेक्ट, उसकी रिपोर्ट खुद हमारी रिकमेंडेशन थी, उस वक्त मैं प्रेजाइड कर रही थी, हमने कहा ये ले करें ना, पीटीआई भागी क्यों? इतना एक्सपेंसिव करके उसमें कितने नुक्स थे, उसको भी उन्होंने they just wanted to get away with it easily and then they didn't, you know, प्रेजेंट ही नहीं की। अब जो चीजें हैं बिल्कुल अपोजिशन पहले भी बैठी थी, पार्लियामेंट के थ्रू सारी चीजें होती है, लेकिन एक दफा जब लेजिस्लेशन हो जाती है, रूल्स बन जाते हैं, फिर इलेक्शन को भी कमीशन को उसको आजादाना तरीके से अपने रूल्स के तहत, अपने लॉज बायलॉज के तहत उसको चलाना होता है। लेकिन उसको धमकी देकर, डिक्टेट करके, कान से पकड़कर, खाला जी के घर का किचन का वो बंदा समझकर उसको अगर ऐसी, यानी कि उनको वॉकआउट करना पड़ गया, स्ट्रांगली कंडेम इट अगेन। और ये चीजें जो है आपका यानी एतबार इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से आम बंदे का जो 18 का भी नौजवान हो रहा है, उसका तो एतबार निकल जाएगा, वो उठ जाएगा, वो कहेगा क्यों। और ईवीएम की बात कर रहे हैं जिसमें अड़ी हुई हुकूमत, वो तो आपके पूरी दुनिया के कितने सारे जो है मुमालिक
के तो कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, कुछ डेवलप्ड है, कुछ डेवलप भी नहीं हमारी तरह। अभी उसमें जो हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, वो तो ईवीएम पर यकीन नहीं, उनको पता है कि यहाँ तो बड़े ही खदशात है, बड़े मसाइल है, एक बंदा एक वोट वाली चीज हो ही नहीं रही है। तो पाकिस्तान में ये चीज अभी पीटीआई किस सोच से आ रही है, कौन सी फस्तायत पैदा करना चाह रही है, इसको देखना पड़ेगा। और मुश्तरका इजलास में ये जोर जबरदस्ती से अगर ये करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में ये तो फिर पार्लियामेंट पूरी पर जरब लगाने के बराबर। ठीक है, ठीक। अच्छा, आपकी तरफ आ रही हूँ मैं कामरान साहब, अगर आप लोग इस्लाहात को मुस्तरद करने के बजाय आप तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं हुकूमत के साथ मिलकर बैठें और ख़ुद ऐसी इस्लाहात पेश करें जिससे धांधली का रास्ता रोका जा सके, जिस पर तमाम लोग मुत्तफ़िक हों, और आपसे बेहतर कौन जानता है कामरान साहब कि बकौल हुकूमत के वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए रिफॉर्म्स ला रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम बैठने के लिए भी तैयार थे और बैठ भी गए थे, मगर स्टिल जो है ना, इसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मतलब इतना छोटा मामला नहीं है, इसको इतना इजी न लीजिएगा, या गवर्नमेंट को भी इतना इजी नहीं लेना चाहिए, अपोजिशन को भी इतना इजी नहीं लेना चाहिए। ये बड़े लेवल का मामला है। ये हमने जो भी करना है, देखिए एक दफ़ा मुल्क जो है ना इसी इलेक्शन के नताइज तस्लीम न करने पे टूट चुका। खुदा न खास्ता हम किसी और हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, अल्लाह इस पाकिस्तान को कायम रखे, मगर इसी इलेक्शन के ऊपर जो है ना ये जो 71 वाला वाक़या है, इसी इलेक्शन की वजह से या इलेक्शन के नताइज ना मानने की वजह से जो है पेश आया। अब खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत हो गई या ऐसी चीज़ हो गई तो फिर अगर दुरुस्त भी तौर पे हुई है तो उसमें भी जो है ना वो मामला जो है वो किसी और तरफ जा सकते हैं। तो इस पे बैठना पड़ेगा, इन एनी केस बैठना पड़ेगा। होता ये है, देखिए मैं अपोजिशन में हूँ, मेरी ज़ुबान मुमकिन है कि किसी और तरह की हो, मैं सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अच्छा पार्लियामेंटेरियन जो है ना वो अपने आप को स्टाइल न कर रहा हूँ, बता ना रहा हूँ, मगर जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उनका कोई और रवैया होता है, उनको किसी और तरीके से चलना होता है, उनको पूरे ईवान को साथ चलाना है, उनको पूरा मुल्क चलाना। मुझे मुल्क नहीं चलाना, मेरे पे ना अल्लाह ने ये जिम्मेदारी डाली है ना मेरे पे अवाम ने डाली है। तो उनके ऊपर जो है ना बज़ाहिर हमारा स्टैंड जो हमारी रिजर्वेशन है वो अपनी जगह पे, मगर बज़ाहिर जो है ना उन पर ये जिम्मेदारी है। तो जब जिम्मेदारी उनके ऊपर है तो उनको कुछ और तरीके से एक्ट करना है। वो एक्ट क्या करते हैं, रिएक्ट ज़्यादा कर जाते हैं। आज जो कुछ उन्होंने किया, इलेक्शन कमीशन को जो कुछ कहा उन्होंने, जिस तरह से सुनाई है, वो सीधा सीधा सेक्शन 10 का केस है इलेक्शन लॉज का, इलेक्शन एक्ट का 2017 वाले। ये इनके ऊपर इनकी सीटें तक जाती हैं। इसको ज़रा देख लीजिएगा, एग्जामिन करिए इसको कि ये जो कुछ इन्होंने कहा है उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसके ऊपर जो है ना वो ठीक ठाक मामला जो है ना वो रेज़ कर सकता है। ठीक है। अच्छा ससी, पीडीएम सरबरा मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पीडीएम टूटने की जिम्मेदारी है वो डाल दी है जी बिलावल जरदारी पे। उन्होंने कहा जी बिलावल हैं जिम्मेदार। उन्होंने ये भी कहा है कि जी जो पेशकश बिलावल को हुई थी वो हमें भी हुई थी लेकिन हमने कबूल नहीं की थी। तो ससी साहिबा, उनका इशारा क्या इस्टेब्लिशमेंट से डील की तरफ है? फिजा मौलाना साहब की बड़ी रेस्पेक्ट हम करते हैं, और लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमीर सादिक को, अमीर जाफर जैसे अल्फाज क्योंकि लीड अभी वो कर रहे हैं, यानी वो हैं अपने कन्वीनर कहें, चेयरमैन कहें, इसके सदर कहें पीडीएम के, तो सरबराह के तौर पर मेरे ख्याल में ये चीज़ मौलाना साहब जैसे शख्सियत की तरफ से आना मुझे बड़ा ही दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ। और पीपल्स पार्टी जिसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, हमें अगर डील शील करके आना होता तो इस वक्त हम नेशनल हुकूमत का जो है वो फेडरल हुकूमत का हिस्सा होते हैं। और हमें जो सिंध में भी हमारी कामयाबी को कैसे उन्होंने कोशिश की पीटीआई ने कि छीना जाए, वरना तो हमारी दूसरी सूबों में भी जो है, अभी कश्मीर में आपने देखा थोड़ी सी लेवल प्लेइंग फील्ड हुई, हालांकि हम समझते हैं तो हम जीतते, लेकिन थोड़ी सी में दूसरे नंबर पे आए हैं और अच्छी खासी तादाद आई है, लोगों ने पसंद किया, हमारे मैनिफेस्टो को मान दिया, हमारी लीडरशिप पर एतबार किया, और पीडीएम तो बना ही हमने थी। और पीडीएम के जो आपके टीओआर से रेजोल्यूशन कह लें, क्योंकि ये किसी हर का अपना अपना मैनिफेस्टो था ना, हर पार्टी का, उसमें लिमिटेड कंपनी नहीं है, उसमें यानी प्रोग्रेसिव पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को और एएनपी को अलग करके सिर्फ राइट विंग की पार्टीज बैठकर और एक पूरे सूबे का मैंडेट रखने वाली पार्टी को अगर ये कोई कहे कि उसको दीवार से लगाया जा सकता है, ये इल्जाम लगा कर कि ये एस्टेब्लिशमेंट के उसमें है या डील कर रही है,
जी करने के बहुत सारे मौके थे, फिर हमारे लोग कटेड़ों में क्यों थे, जेलों में। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपसे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, मेरे से माहिर नफ्सियात मौजूद होंगी, खुदकुशी लोग क्यों करते हैं, डिप्रेशन का शिकार लोग क्यों होते हैं, उनकी क्या जहनी कंडीशन होती है कि वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद उन तरीक़ों के बारे में आगाही पैदा करना होता है जिनसे खुदकुशी को रोका जा सकता है। अच्छा, एक सर्वे के मुताबिक हर साल तकरीबन 41 लाख लोग खुदकुशी करते हैं और मर जाते हैं और इन एदाद-ओ-शुमार में हर साल इजाफा हो रहा है। दुनिया में खुदकुशी करने वाले अफराद में यूरोप का जो खित्ता है ना, वो सर फहरिस्त है और पाकिस्तान में जो सालाना औसत 10,000 लोग खुदकुशी से मर जाते हैं। और अगर गुज़श्ता 2 बरस की बात की जाए तो मुल्क में खुदकुशी की जो शरह है वो 3 से बढ़कर 8% हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25% अफराद डिप्रेशन और ज़हनी दबाव, दिमागी बीमारियों में मुब्तला होते हैं और जिनमें ज़्यादा जो तादाद है वो नौजवानों की बताई जाती है। और माहिरीन ने इसकी बड़ी वजह माशी जो बदहाली है ना, इसको करार दी है। अच्छा, क्या वजूहात होती हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने चल पड़ता है और इसकी वजह क्या हो सकती है? माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं किरण जावेद। किरण, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। किरण, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल वो वक्त होता होगा जब एक इंसान ये डिसीजन लेता होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ और वो खुदकुशी करने चला जाता है और जहाने फानी से कुछ कर जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि उसकी ज़हनी हालत उस टाइम पे कैसी हो जाती है? क्या वजूहात होती हैं कि वो अपनी जान खुद ही ले लेता है, मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है? यानी इतना मुतनफ़िर हो जाता है हर चीज़ से, इतना बददिल हो जाता है कि उसका जीने का हौसला ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल ठीक फिज़ा, आपने बहुत सही कहा कि कहने को तो ये है कि आपको पता है सोसाइटी कहती है क्या था, सब कुछ तो था इसके पास, ये भी था, वो भी था, फिर क्या ज़रूरत थी खुदकुशी की, कितना नाशुक्रा था। तो हम तो टैबू बनाने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, लेकिन उस टाइम पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बंदा किस कदर बेबसी, मायूसी की हालत में था जो उसने कदम उठाया। ये जस्टिफिकेशन नहीं है उसकी सुसाइड की, बट ये पेन है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, राइट? अच्छा, इसकी मेन वजह मैं आपको बताऊं कि क्यों इंसान इस फेज में पहुंच जाता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट या फिर सुसाइड कर लेता है। ठीक है, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं लोग, फेलियर्स भी उनको हो जाते हैं, लेकिन फिर अगर लकीली कोई सपोर्ट मिल जाए तो आगे चलते हैं, लेकिन जो सुसाइड कर लेते हैं डेफिनेटली देयर इज नो वे बैक। होता यह है कि इंसान की जो मेंटल कैपेबिलिटी है टू डील विद द सर्कमस्टांसेस, कौन से सर्कमस्टांसेस? द क्राइसिस, ठीक है, जो क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस अगर उसके लाइफ में आए हैं और उसकी एबिलिटी कितनी है उसको डील करने की, अगर तो वो कम है और वो अपने आप को बेबस समझता है, उससे कम समझता है, तो वो समझता है कि मैं हार गया, मैं नहीं कर सकता, राइट? और अगर वो समझता है कि मैं कर सकता हूँ, थोड़ी भी उम्मीद है, तो लोग आगे चलते हैं। लेकिन कोई आप देखकर किसी को बता नहीं सकते कि किसके जहन में खुदकुशी का ख्यालात आते हैं, या कहते हैं ना ख्यालात आते हैं, अभी की नहीं है लेकिन लोगों के ख्यालात भी आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इसी चीज में कि मेंटल कैपेबिलिटी आपके अंदर सकत कितनी है कि आप अपने हालात से मुकाबला कर सकें। इसलिए ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि ये भी कहा जाता है कि खुदकुशी तो वो करे ना जिनके पास बेरोजगारी है, खुदकुशी तो वो करे ना जिनकी औलाद नहीं है, खुदकुशी तो वो करे ना जिनका मसले मसाइल है। ये वो लोग क्यों करते हैं जो लीड क्लास के होते हैं, हाई क्लास के होते हैं। सो बेसिकली जो मेंटल इलनेस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, वो क्लासेस को नहीं देखती है, ठीक है, वो क्लासेस को नहीं देखती है, वो तो सिर्फ यही चीज देखती है कि इंसान अपनी पीस में कितना है, वो अपने मेंटली अपनी चीजों को मेंटली किस कदर स्टेबिलिटी के साथ लेकर चल रहा है। जहां उसकी सकत टूटती है, खत्म होती है, तो उसको हर जगह पर बेबसी, मायूसी के अंधेर नजर आते हैं और फिर वो अल्टीमेटली, आपको क्या लगता है कि बहुत इजी डिसीजन है? आई थिंक हम सोसाइटी को ऐसे शायद लगता हो, लेकिन ऐसा नहीं, ये बहुत भारी डिसीजन होता है, बहुत मुश्किल। आपने बड़ा एक अहम पॉइंट रेज किया
कि आपकी ज़िंदगी में अगर बड़े बड़े मसाइल हैं, जिस तरह अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप घर में सिर्फ आप ही हैं जिस पे तमाम लोग डिपेंडेंट हैं, तो आप खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। बहरहाल बड़ा मुश्किल ये डिसीजन होता होगा। उसके बाद फिर जिस आप कह रही हैं कि औलाद नहीं है, बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं, इंसान तकलीफ में, मोहब्बत में बड़े लोग खुदकुशी करते हैं। जी मुझे फलां से मोहब्बत थी, वो लड़की नहीं मिली तो मुझे खुदकुशी करने चल पड़े। खैर अपनी अपनी सिचुएशन होती है, लेकिन एक मैं अहम पॉइंट ये रेस करना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की तरफ जाते हैं। जी डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, लेकिन चूंकि मार्क्स कम आ गए तो हम तो खुदकुशी करने जा रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ वही बनना था। तो ये बच्चों के लिए मेरे ख्याल से शायद स्कूल्स में या कॉलेजेस में इस चीज़ का बाकायदा एक एहतमाम होना चाहिए, बाकायदा इस तरह के सेमिनार्स का इनेकाद करना चाहिए जहाँ पे माहिर नफ्सियात आएँ, वो जाके बच्चों को लेक्चर दें कि अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा। आप शायद वकील बन के मुल्क की खिदमत कर सकें, आप शायद प्रोफेसर बन के मुल्क की खिदमत कर सकें। अगर आप इंजीनियर नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, पायलट बन जाए, कुछ और बन जाए। बच्चे के जहन में जो बड़े एक चीज़ डाल देते हैं कि आपने यही बनना है, तो बड़े बच्चे मायूस हो जाते हैं। आपने देखा होगा उनका कॉन्फिडेंस लेवल शेक कर जाता है। कुछ बच्चे तो मैंने देखे हैं जिनके मार्क्स बड़े अच्छे आते हैं, डॉक्टर नहीं बने तो फिर वो सिंपल बीए कर लेंगे, आगे कुछ भी नहीं करेंगे, जी मेरी शादी कर दें। इस टॉपिक पे प्लीज़ ज़रा में खुल के बात कीजिएगा कि जो बच्चों को बड़ों का एक प्रेशर होता है जिसकी वजह से बहुत से बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और कुछ तो खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। जो आपने बात की कि बच्चों में ये जो पाया जाता है कि वो जल्दी से जो है वो दिल बर्दाश्ता होके और सुसाइड कर लेते हैं, तो इस पे आपने जो बाद में बात बयान की है प्रेशर, यस हमारे अथॉरिटीज का प्रेशर बहुत होता है। देखिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, वो क्या चाहते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। अब जो पेरेंट्स या जो भी केयर टेकर्स डालते हैं कि नहीं तुम्हें ये नहीं ये बनना है, वो अपने किसी मेंटल कंपटीशन से गुजर रहे होते हैं कि हमारे भाई का बेटा या हमारे फलाने दोस्त का बेटा या हमारे इसका वो तो मेरा बच्चा ना बना। तो कहीं ना कहीं वो अपनी मेंटल बड़े अपने आप को रिलीफ और जीत के लिए बच्चों पे प्रेशर डालते हैं और बच्चे वहां पर हो जाते हैं बेबस। सुसाइड क्या है? बेबसी, इंतहा की बेबसी। जब बेबसी आ जाती है कि अब मैं जवाब क्या दूंगा पेरेंट्स को कि मेरे मेडिकल कॉलेज के हिसाब से नंबर्स नहीं आए, मैं रिपोर्ट कार्ड कैसे घर लेकर जाऊं, या मैं अब इस फील्ड को नहीं चूज कर सकता क्योंकि मैं तो इस पे मेरी सप्ली आ गई, अब क्या होगा। वो इस कदर देखिए अब बच्चे जो है ना वो उनका जो माइंड है ना वो उस हिसाब से अभी इतना और मेंटली स्टेबिलिटी की तरफ, देखिए इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मेंटल डेवलपमेंट स्टेबिलिटी और ज्यादा मेच्योरिटी की तरफ जाती है। जो बच्चे खासकर टीन्स अभी फिर भी इमेच्योरिटी के फेज में होते हैं तो वो ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, इंपल्सिव होते हैं, क्विक डिसीजंस लेने वाले होते हैं। जल्दी मोहब्बत भी कर ली, जल्दी ब्रेकअप भी कर लिया, जल्दी फील्ड भी चूज कर दी, जल्दी इसको रिजेक्ट भी कर दिया। थोड़ा सा इनके साथ संभल के चलना उतना बहुत जरूरी होता है और पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी राय तो दे दें। बिल्कुल अगर पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि ये बने तो राय तो जरूर है, लेकिन बच्चे की राय लेकिन अपनी राय बच्चे पे मुसल्लत ना कीजिए। हाँ जाहिर बिल्कुल मुसल्लत ना कीजिए। आपने बात की कि स्कूल में सेमिनार्स बिल्कुल स्कूल के सेमिनार्स की बात की, बिल्कुल अवेयरनेस कैंपेन चलानी भी चाहिए और स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलने चाहिए जो कि बच्चों को एजुकेट करें कि आप अपने आप में यूनिक डिफरेंट हो, यू आर वैल्यूएबल, यू आर इम्पोर्टेंट, व्हाटएवर यू लाइक and it's right and positive for you, you can do it। अच्छा मेरे पास ना लास्ट मिनट है किरण, एक शॉर्ट कमेंट आपका इस पे भी चाहूंगी। जो बच्चों को बुलिंग की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं एक खानदान में एक बच्चा उसका रंग गोरा है, दो बहनों का रंग गोरा है, एक का रंग थोड़ा सांवला है, ये थोड़ा मध्यम रंग है, तो उस बच्चे को उसके रंग पर इतनी बुलिंग की जाती है या छोटी मोटी जो आप में कमियाँ होती हैं जो कि बेसिकली कमियाँ नहीं होती हैं, तो इस पर जो बच्चों की बुलिंग की जाती है, मैंने ऐसे बच्चों का भी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो देखा है, तो ऐसे बच्चे भी खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं कभी। बिल्कुल, तो इस पे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल गोरा काला का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि तुम काले हो तो तुम एक्सेप्टेबल नहीं हो, ये कहाँ से आया? ये भी सोसाइटी से ही आया। तो इसमें भी पेरेंट्स की जो नर्चरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पर बच्चों से, देखिए सबसे बड़ी बात बच्चों से कम्युनिकेट कर, रोज कम्युनिकेशन जरूरी है, बच्चों से राब्ता जरूर रखिए। राब्ता सिर्फ ये नहीं है कि साथ खाने की मेज पे बैठ गए या बैठ के टीवी देख लिया, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन तो खाना या टीवी है ना, साथ जाके मूवी देख ली, उनके साथ इन्वॉल्व रहे इन पर्सन। बेटा हाउ वाज योर डे, कैसा रहा, ठीक है, दोस्तों के साथ कैसा रहा, पढ़ाई कैसी रही, फिर बातों बातों में पूछे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि कोई ऐसी बच्चा किसी मेंटल डिस्टर्बेंस से तो नहीं गुजरा। तो कहीं ना कहीं बातों में अब इतनी अच्छी रैपो जब पेरेंट्स साथ बिल्ड हो जाती है तो बच्चा शायद खुद ही कैथारसिस कर दे कि वो कितना इमोशनल फील कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इशू कि मुझे रंग काले या सांवले की वजह से बहुत ज्यादा ये किया जाता है, वो किया जाता है। तो वहां
पेरेंट्स का किरदार बहुत और ये जो बच्चों की बुलिंग की जाती है, ये शायद बड़ों को शायद इतना महसूस नहीं हो रहा था, कंपैरिजन जो बच्चों का किया जा रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों का दिमाग खराब करती हैं चीज़ें, और बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, और ऐसे बच्चे बाद ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हसास हो जाते हैं कि वो खुदकुशी तक पहुँच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ों से मेरी रिक्वेस्ट है आज इस प्लेटफॉर्म से, जो कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कि बड़े भी मेरे ख्याल से कभी कभी बड़े बनने का किरदार अदा नहीं करते हैं, कि बड़े अक्सर ये कंपैरिजन करते हैं कि फैमिली में खालास फुफ्फोस किसी बच्चे को सिर्फ रंग की वजह से अहमियत दी जा रही है कि गोरा है तो बड़ा प्यारा है, किसी बच्चे को किसी वजह से अहमियत दी जा रही है, दूसरे बच्चे को जो निगलेक्ट किया जाता है या उसको बाकायदा उसकी बुलिंग की जाती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वो बच्चे अपनी शख्सियत मजरू कर बैठते हैं और बड़े होने तक उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, और फिर आप जैसे बड़े कहते हैं कि जी ये बच्चा ऐसा क्यों है, उसमें हम बड़ों का बहुत बड़ा किरदार होता है। मेरी तमाम बड़ों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ टाइम गुजारें, देखें कि उनके अंदर क्या है, उनके क्या आइडियाज़ हैं। लाजमी नहीं कि आपकी जो राय है आप उन पर मुसल्लत करेंगे तो वो बन सकेंगे। अगर वो कुछ बनना चाहते हैं, आपकी सोच से हट के बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको बनने दीजिए। बहुत शुक्रिया किरण आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।